नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का 5वां चैप्टर ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, जिसमें से कुल 20 क्वेश्चन आने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, इसी चैप्टर से आएंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद आप घटना चक्र का नीति कार्यक्रम एवं योजनाएं वाला जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है वो पढ़ लेते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहीं से आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसका थियरी पूरा करेंगे जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में दिया गया है, उसके बाद इसका अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप PDF इसका चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। तो इसका आप लोग शॉर्टकट में भी नाम याद रखिएगा, RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2018 को। ये कार्यान्वयन जो है इसका पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है ये। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मंडला जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? मध्य प्रदेश के मंडला जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। RGSA जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 1/4/2022 से 31/3/2026 तक आगे कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है। तो 1/4/2022 से 31/3/2026 तक जो है इसको आगे कार्यान्वित करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो इसके तहत जो है 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। देख सकते हैं। तो इस योजना का 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय जो है 5,911 करोड़ रुपए है। तो 2025-26 तक जो कुल वित्तीय व्यय है 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा है 3700 करोड़ रुपए तथा राज्यों का हिस्सा जो है 2211 करोड़ रुपए। ये भी याद रखिएगा। योजना का वित्त पोषण जो है समान राज्य है, तो केंद्र और राज्य का जो परसेंट वो है अंश है, तो 60% जो है केंद्र देती है, 40% राज्य का हिस्सा होता है। ये सामान्य राज्यों की बात हो रही है, इसमें केंद्र का हिस्सा 60% होगा और राज्य का हिस्सा 40%। पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्य है तो जो है केंद्र का हिस्सा 90% होगा और राज्य का हिस्सा जो है 10% होगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु बात करें तो 100% ये केंद्र सरकार इसका वित्त वहन करती है। ये हो गया। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, उसी दिन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना है। यह पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं PRI की शासन क्षमताओं का विकास करना। दूसरा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। अगला है, राजस्व के अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। अगला है चौथा, पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना। अगला उद्देश्य है, संविधान और पेशा अधिनियम 1996, तो पेशा अधिनियम याद रखिएगा 1996 के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना। PRI के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संस्थाओं का एक नेटवर्क विकसित करना। हो गया। सातवां है, विभिन्न स्तरों पर PRI की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थानों को मजबूत करना और उन्हें बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ये हो गया। अगला है, प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम करने के लिए E-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना। ये हो गया। वित्तीय प्रभाव देखते हैं। तो वित्तीय प्रभाव, इस योजना का 2025-26 तक कुल वित्तीय परिव्यय जो है 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा जो है 3700 करोड़ रुपए, जबकि राज्य का हिस्सा जो है 2211 करोड़ रुपए। ये भी आप ध्यान रखेंगे। रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव, RGSA यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
की स्वीकृत योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद करेगी। इसमें लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित क्षमता निर्माण के सभी क्रियाकलापों को इसके डिजाइन में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के विषयों अर्थात पहला हो गया गरीबी, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे गरीबी। दूसरा हो गया गरीबी मुक्त आजीविका के संसाधनों में वृद्धि वाले गांव। दूसरा स्वस्थ गांव। तीसरा बच्चों के अनुकूल गांव। चौथा जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव। पांचवा स्वच्छ और हरित गांव। छठा जो है गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। सातवां सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। आठवां सुशासन वाला गांव। नौवां गांव में महिला पुरुष समानता आधारित विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। देख सकते हैं ये 9 विषय जो है। लाभार्थियों की संख्या देखते हैं तो देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। वित्तीय विवरण देखते हैं। संशोधित आरजीएसए में केंद्र और राज्य के घटक शामिल होंगे। योजना के केंद्रीय घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 यानी 60% केंद्र का होगा, 40% राज्य का होगा के अनुपात में होगा। इसमें पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा जो है 90:10 होगा। हालांकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सा जो है 100% होगा। ये बातें हो गई। देखते हैं शामिल किए गए राज्य और जिले। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी। इसमें भाग 9 से भिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूदा नहीं हैं। जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, और वहाँ भी ये सारी चीज़ें लागू होंगी। ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप देख लेते हैं। यह मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पंचायती राज संस्थाओं और पीआरआई द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों की प्रकृति को दर्शाता है। इसे भारत के नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच बढ़ाने के पर जोर देने के साथ विकसित किया गया है। ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल के स्वाभाविक विस्तार के रूप में कार्य करता है। नोट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। इसके तहत देश की कुल 36 राज्यों यानी 36 राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों 10.28 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसके तहत देश में स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% की तुलना में 2019 में 100% हो गया। दुनिया का यह सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है। 2 अक्टूबर 2014 को होती है। लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना। स्वच्छ भारत मिशन चरण ग्रामीण कुल 1,40,881 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी एक ब्रीफ अध्ययन, अब डिटेल में देखेंगे। तो प्रस्तावना देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ भारत बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य देश भर से खुले में शौच की आदत का उन्मूलन कर विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम कहा गया है, के तहत जमीनी स्तर पर जन आंदोलन पैदा करके इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो वर्ष 2014 में 39% था, वर्ष 2019 में बढ़कर 100% हो गया।
वर्ष 2014 में तो 39% था, 2019 में बढ़कर ये 100% हो गया। और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। अभियान की सफलता का श्रेय 4Ps को दिया जाता है। कौन कौन? पॉलिटिकल लीडरशिप यानी राजनीतिक नेतृत्व, दूसरा पब्लिक फाइनेंसिंग सार्वजनिक वित्त पोषण, तीसरा पार्टनरशिप्स और चौथा जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी। ये 4 जो है इसकी सफलता का श्रेय इन्हें दिया जाता है। पॉलिटिकल लीडरशिप यानी राजनीतिक नेतृत्व, पब्लिक फाइनेंसिंग सार्वजनिक वित्त पोषण, पार्टनरशिप यानी भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी, इन सबको दिया जाता है। ये 4 P आप याद रखेंगे। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री इस संकल्प के साथ किया गया था जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा इस संकल्प के साथ किया गया था कि 5 वर्षों में खुले में शौच को समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन SBM कार्यक्रम का उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन SBM उद्देश्य क्या है? खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना, दूसरा मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा का उन्मूलन करना, अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, स्थानीय समुदाय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा लोक स्वास्थ्य से जोड़ना। अगला उद्देश्य है कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य मिशन निदेशालय नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य, निजी सहभागिता एवं PPP मोड पर कार्यों को कराए जाने का वातावरण तैयार करना। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? नए घरेलू स्वच्छ शौचालय का निर्माण करना, पिट युक्त शौचालय को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने संबंधी निर्माण कार्य, इन सैनिटरी बहाव उठाव सर्विस शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किए जाने संबंधी निर्माण कार्य, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का निर्माण कार्य, राज्य मिशन निदेशालय नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता संवर्धन एवं प्रशासनिक अन्य कार्य, जन जागरूकता यानी पब्लिक अवेयरनेस एवं जन सहभागिता पब्लिक पार्टिसिपेशन तथा IEC संबंधन कार्य, सिटी सैनिटेशन प्लान एवं तदनुसार स्टेट सैनिटेशन प्लान संबंधी कार्य। ये हो गया। अब पूर्व कार्यक्रम देख लेते हैं। सफाई के लिए जो स्वच्छता के लिए जो पूर्व कार्यक्रम चले हैं उनके बारे में। भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP को आरंभ किया। तो 1986 में जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP को आरंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और सम्मान देना था। वर्ष 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है शुरू किया गया। इसके तहत एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। हालांकि उपयुक्त कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ प्रगति की। वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज निजी शौचालय वाले परिवार मात्र 33% पाया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, तो दूसरा चरण देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित व्यय के साथ मिशन मोड में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। यह गाँवों को ODF प्लस बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें स्वच्छता सुविधाओं को संतृप्त करने के लिए वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का एक नया मॉडल होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वजदीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा शेष निधियां विशेष रूप से SLWM हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के घटक, तो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित घटकों के आधार पर परंतु उन तक सीमित न रहते हुए एक विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति और योजना बनाएंगे। कौन कौन से? पहला है गांव के सभी घरों को कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरा, 100 से अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो। तीसरा, गांव के सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत घर में कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, जिनमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो।
अगला है गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा हो, न्यूनतम अपशिष्ट जल जमाव हो और प्लास्टिक कचरे का ढेर ना हो। कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरा और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था हो। गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण तथा एकत्रीकरण की प्रणाली उपलब्ध हो। गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम्स पर दीवार पर चित्रकारी आदि के माध्यम से कम 5 ODF प्लस IEC संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए। ODF स्थायित्व और शौचालय पर निरंतर प्रयोग, साबुन से हाथ धोना, कंपोस्ट पिट्स के उपयोग से कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सोक पिट्स के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ये हो गया। नोट देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 12,000 देने के लिए पात्र परिवारों का चयन करते समय निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जाएगा। तो 12,000 दिया जाता है ग्रामीण में जो है शौचालय बनवाने के लिए। तो जो है चयन करने के लिए निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता जो है दी जाएगी। पहला, गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार। दूसरा, गरीबी रेखा से पर के APL परिवार। तो गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा पे जो रहते हैं APL परिवार हो गए। उसके बाद अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के परिवार, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय सुनिश्चित किया जाए। अधिवारा वाले भूमिहीन परिवार, लघु किसान, सीमांत किसान, महिला प्रधान परिवार, ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो है इसका क्रम हो गया। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन SBM कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस कार्यक्रम की मिशन अवधि 5 वर्ष अर्थात 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक है। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पूर्व देश के शहरी क्षेत्रों में 100% स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जानी है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 635 नगर निकाय आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रत्येक नए स्वच्छ शौचालय हेतु 15,000 से रुपये 20,000 तक निर्माण सामग्री के अनुसार। तो प्रत्येक नए स्वच्छ शौचालय हेतु जो है 15,000 से 20,000 रुपये तक मिलते हैं निर्माण सामग्री के अनुसार। नए स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य तथा पिट युक्त शौचालय व अस्वच्छ शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तन के कार्य हेतु केंद्र की अधिकतम प्रोत्साहन राशि जो है 4,000 रुपये शौचालय है। सार्वजनिक शौचालय जिसमें प्रति 100 पुरुष हेतु 1 सीट तथा प्रति 50 महिला हेतु 1 सीट के लिए 75,000 प्रति सीट की दर से लागत का प्रावधान जो है शून्य। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM अर्बन के तहत प्रमुख परियोजनाएं ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल। ODF मानदंड के तहत सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के नियमित इस्तेमाल के लिए उनकी कार्यात्मकता और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन व रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ODF प्लस मानदंड के तहत व्यक्ति को खुले में शौच या मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और साफ सफाई की जानी चाहिए। ODF प्लस प्लस मानदंड के तहत शौचालयों से मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कोई भी अशोधित कीचड़ खुले नालों, जल निकायों या खुले में न बहा दिया जाए। अब तक 819 शहरों को ODF प्लस और 312 शहरों को ODF प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है। वाटर प्लस देखते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा महुआ वाटर प्लस प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया कि किसी भी अनुपचारित अपशिष्ट जल को खुले वातावरण या जल निकायों में न बहाया जाए। ये हो गया वाटर प्लस। गूगल के साथ भागीदारी। महुआ ने सभी सार्वजनिक शौचालयों की मैपिंग करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है ताकि नागरिकों को स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी हो। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दूसरे चरण की शुरुआत की। स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत प्रयागराज से हुई, ये याद रखिएगा। स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत जो है प्रयागराज से हुई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संगम के VIP घाट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ किलो प्लास्टिक व अन्य कचरों का निस्तारण है। तो 2 अक्टूबर 2021 को जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी को शुरुआत जो है प्रयागराज से किया गया। SBM अर्बन 2.0 के बारे में
बजट 2021-22 में घोषित SBMU 2.0 SBMU के पहले चरण की निरंतरता है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री ODF बनाने और नगरपालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को SBMU का पहला चरण शुरू किया गया था, जो अक्टूबर 2019 तक चला। मिशन के उद्देश्य क्या हैं? खुले में शौच का उन्मूलन, हाथ से मैला ढोने यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा की समाप्ति, नगर पालिका स्तर पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना, स्वच्छता तथा का सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में महत्व पर जागरूकता फैलाना, शहरी स्थानीय निकायों ULVs की क्षमता में वृद्धि, पूंजीगत व्यय तथा मिशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन तथा रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण करना। ये हो गया। मिशन के घटक दे लेते हैं। तो घरेलू शौचालयों हाउस होल्ड टॉयलेट्स का निर्माण करना तथा खराब शौचालयों की मरम्मत करना, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण करना, शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ये हो गया मिशन के घटक। अब ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 एवं फेज 2। अब ग्रामीण पेयजल योजना देखेंगे। तो ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 और फेज 2। तो सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था एवं एक बुनियादी आवश्यकता है। जल एक राज्य का विषय है और ग्रामीण जल संविधान की 11वीं अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन्हें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। तो समस्या की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रही है। तो जल क्षेत्र में सरकार का प्रमुख हस्तक्षेप 1972-73 में समस्याग्रस्त गाँव में पेयजल आपूर्ति के कवरेज में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWASP के माध्यम से शुरू हुआ। तो 1972-73 में जो है सरकार का हस्तक्षेप शुरू हुआ पानी के लिए। पानी की गुणवत्ता, उचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मानव संसाधन विकास सहायता और अन्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया था और 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। तो 1991 में इसका नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 1999-2000 में सेक्टर सुधार पेयजल परियोजनाओं की योजना कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई, जिन्हें 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में बढ़ाया गया। तो 2002 में इसे स्वजल धारा के रूप में आगे बढ़ाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करती है जिनसे इन अवधि के दौरान निपटने की आवश्यकता है, जैसे स्थिरता, पानी की उपलब्धता और आपूर्ति, खराब पानी की गुणवत्ता। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRWP एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इतिहास और पृष्ठभूमि देखते हैं। जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। पीने योग्य पानी की सुनिश्चित उपलब्धता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत वैश्विक मानव आबादी का 18% और वैश्विक पशुधन आबादी का 15% का घर है। हालांकि इसके पास केवल 2% भूमि क्षेत्रफल और वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का 4% है। अनुमान के अनुसार 1951 में प्रति व्यक्ति वार्षिक मीठे पानी की उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर थी, जो 2011 में घटकर 1945 क्यूबिक मीटर हो गई। अनुमान है कि 2019 में यह लगभग 1368 क्यूबिक मीटर थी, जो आगे चलकर 2025 तक 1293 घन मीटर हो जाएगी। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2050 में मीठे पानी की उपलब्धता घटकर 1140 घन मीटर होने की संभावना है। तो आप लोग पानी जरूर बचाया करिए, फालतू में पानी वेस्ट मत किया करिए। भारत सरकार ने 1999 में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते हुए ग्रामीण जल और स्वच्छता में सुधार पहल शुरू की। मिशन का समग्र लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाकर और स्थिरता सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस संबंध में समुदाय आधारित और भागीदारी परियोजनाओं के लिए समग्र नीति मार्गदर्शन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य जल और स्वच्छता मिशन का गठन और स्थापना की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कार्यान्वयन के मौजूदा संरचना। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सर्वोच्च समिति, चेयरमैन मुख्य सचिव, वाइस चेयरमैन APC, कार्यकारी समिति चेयरमैन, निजी सचिव ग्रामीण विकास।
SLSSC राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति, चेयरमैन निजी सचिव ग्रामीण विकास, STA स्टेट टेक्निकल एजेंसी, DWSM जिला जल और स्वच्छता मिशन, चेयरमैन जिला पंचायत अध्यक्ष, DWSC जिला जल और स्वच्छता समिति, चेयरमैन मुख्य विकास अधिकारी, GWSC ग्राम पंचायत जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति, 6 सदस्य जिला पंचायत समिति, 6 सदस्य प्रयोगकर्ता समूह, चेयरमैन जो है अध्यक्ष जल प्रधान समिति। ये घटते क्रम में है। क्रियान्वयन एजेंसी जो है उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश एग्रो, जल संस्थान झांसी और चित्रकूट समुदाय। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि बजट के में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की दृष्टि से 189 देशों में भारत का स्थान जो है 179वां है। तो काफ़ी खराब स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि 189 देशों में भारत की स्थिति जो है 179वां है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पादन का 2.5% तक बढ़ाना है। भारत में स्वास्थ्य सेवा ढांचों को भौतिक बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण। अपेक्षित देखभाल के स्तर के आधार पर भारत में स्वास्थ्य देखभाल की 3 श्रेणियां हैं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, माध्यमिक जिला अस्पताल, तृतीयक एम्स जैसे विशेष अस्पताल। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाने वाली आबादी और वहां प्रदत्त सेवाओं के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों की 3 श्रेणियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सार्वजनिक और प्राइवेट या निजी। सार्वजनिक में देखते हैं राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। तो राज्य स्तर पहले देखते हैं। राज्य स्तर में ग्रामीण जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप सेवा केंद्र, ये 3 हो गए। अगला है शहरी में देखते हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, विशेष रोग अस्पताल, जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, तालुका अस्पताल। ये घटते क्रम में है। केंद्रीय में देखते हैं स्वास्थ्य योजनाएं, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र या तृतीयक अस्पताल, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी यानी आयुष। चीज़ें हो गई, डिटेल देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान करते समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी भी देखी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व 23 प्रति 10,000 जनसंख्या है, और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDG प्राप्त करने के लिए 10,000 जनसंख्या पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में बहुत कम है। यानी 44.5 होना चाहिए, है कितना? 23। ये 2030 का लक्ष्य है WHO का कि 10,000 जनसंख्या में 44.5 स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए, और अभी फिलहाल है 23 10,000 जनसंख्या पे। WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 300 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता है, लेकिन भारत में 2019 तक प्रति 1511 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 670 लोगों पर एक नर्स की उपलब्धता है। लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य देख सकते हैं, लक्ष्य LAQSHY, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, ये हो गया लक्ष्य। कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 11 दिसंबर 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो लक्ष्य कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया 11 दिसंबर 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ एवं नवजात अस्वस्थता तथा मृत्यु दर में कमी लाना,
प्रसूति के दौरान एवं उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना। कार्यक्रम के लाभार्थी, इस कार्यक्रम के से प्रत्येक गर्भवती महिला एवं सार्वजनिक संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु लाभान्वित होंगे। विशेष बिंदु, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना। प्रसूति में महत्वपूर्ण देखभाल को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पर समर्पित प्रसूति ICU और जिला अस्पताल में प्रसूति HDU लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संचालित है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं एक दृष्टि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि भारत सरकार की एक योजना है को अप्रैल 2005 में लागू किया गया। जननी सुरक्षा योजना का संबंध सुरक्षित बच्चा से है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार पर विशेष बल दिया गया है। विश्व के स्वास्थ्य बीमा के अन्य सफल मॉडलों की समीक्षा के बाद RSBY को डिजाइन किया गया। इसे 1 अप्रैल 2008 में आरंभ किया गया है। देश के 93% असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देखते हैं तो RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 से हुई, पर इसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2008 से है। 2 अक्टूबर 2007 से शुरू हुई लेकिन प्रभाव में आया ये 1 अप्रैल 2008 को। योग्यताएं देखते हैं तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो BPL श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य 5 सदस्यों की परिवार इकाई को योजना के तहत लाभ मिलेंगे। तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो BPL श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य 5 सदस्यों के परिवार मतलब 5 परिवार की इकाई जो होगी वो योजना का लाभ लेंगे। लाभ जो है असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार शामिल किए जाएंगे। यह योजना प्रत्येक श्रमिक तथा परिवार को 3000 रुपये प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। सेवा प्रदायगी, नामांकन के समय अस्पतालों की एक सूची प्रदान की जाएगी। स्मार्ट कार्ड के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी के पास अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक और निजी अस्पताल जाने का विकल्प होगा। अस्पताल को 30,000 रुपये तक के इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। नकद रहित सेवा के मामले में रोगी को इलाज और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई राशि व्यय नहीं करनी होगी। यह अस्पताल का दायित्व है कि वह बीमाकर्ता को इसका दावा करें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान, ये सारी चीज़ें जो हैं केंद्र द्वारा चालू की गई हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये चल रही हैं, इसीलिए ये सभी पढ़ना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना का प्रारंभ जो होता है वर्ष 2016 में होता है। तो कब होता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शुरुआत 2016 में। इस अभियान के लक्ष्य एवं विशेषता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात नामक प्रोग्राम में किया था। सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है हर माह 9 तारीख। विशेषताएं क्या हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं, जांच और दवाओं सहित का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य, चिकित्सकों विशेषज्ञों द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच सुनिश्चित करना है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को, यह योजना देश के सभी जिलों में लागू है। तो 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई। योजना का उद्देश्य जो है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना। विशेष बिंदु, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। पहले बच्चे के जन्म पर कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। तो 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है 3 किस्तों में।
यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं होता जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है। स्वास्थ्य क्षेत्रक मौजूदा परिप्रेक्ष्य। तो स्वास्थ्य क्षेत्रक मौजूदा परिप्रेक्ष्य देखते हैं, समस्याएं देखते हैं। तो प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, झोला छाप संस्कृति ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लचर कार्यप्रणाली, पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव। ये तो हो गया समस्याएं। आकार देखते हैं। तो आकार अनुमानतः 2022 तक 3 गुना बढ़कर 133.44 बिलियन हो जाएगा। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की योजना है। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। तो स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश प्रावधान जो है भाग 4 डीपीएसपी में मौजूद हैं। संबंधित अनुच्छेद 38, 339E, 41, 42, 47 और 48 ये हो गया। पंचायतों में भी है शामिल स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, जैसे पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार स्वास्थ्य क्षेत्र से व्यापक रूप से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र क्यों आवश्यक? भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध गांव और शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी बड़ा अंतर है। अभी तक किए गए कुछ सरकारी प्रयास। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में 4,631 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना तथा 5वीं योजना के तहत 5,430 अन्य। आज भारत में ग्रामीण अंचलों में 1,36,818 स्वास्थ्य केंद्र, 22,991 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 15,500 चिकित्सालय हैं। देख सकते हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो है प्रारंभ जो कब होता है? ये 9 मई 2015 को। PMSBY योजना का उद्देश्य, इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि जो है 2 लाख मिलेगी तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। विशेष बिंदु, 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक इस योजना के पात्र हैं। तो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक जो है इसके पात्र हैं। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रतिवर्ष 12 रुपये प्रीमियम चुकाना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरुआत 2013 में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है 2013 में शुरू हुआ। फोकस ग्रामीण क्षेत्रों शहरी में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। स्वास्थ्य सेवाएं मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं कुष्ठ रोग आदि से संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है। NHM के तहत पहलें, तो NHM के तहत जो पहल हुआ है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS, निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क निदान सेवा पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों MMUs और टेली परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। NHM की उपलब्धियाँ, तो NHM की उपलब्धियाँ देखते हैं एक एक करके। तो स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार, मातृ, बाल, नवजात स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार उपलब्धियों में। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 के शुभारंभ के समय देश में एम्बुलेंस नेटवर्क ना के बराबर था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जब 2005 में शुरू किया गया उस समय जो है देश में एम्बुलेंस नेटवर्क जो है ना के बराबर था। NHM ग्रामीण के तहत अब तक 20,990 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा वाहन चालू किए गए हैं। 5,499 रोगी परिवहन वाहनों की तैनाती ताकि समय पर गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को पिकअप और ड्रॉप सुविधा प्रदान की जा सके।
समान विकास, ग्रामीण, शहरी तथा वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर समान फोकस, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विशेष फोकस। देते हैं मानव संसाधन में वृद्धि। तो एनएचएम के तहत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं तैनाती, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा के माध्यम से यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम को लागू करता है। एनएचएम के तहत 10 लाख से अधिक आशा और आशा फैसिलिटेटर जुड़े हैं। तो एनएचएम के तहत जो है 10 लाख से अधिक जो है आशा और आशा फैसिलिटेटर जुड़े हैं। उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय ओओपी का समाधान। अब देखते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का जो है प्रारंभ हुआ 12 अप्रैल 2005 को। महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये प्रसूति सहायता देना। जननी सुरक्षा योजना की बात हो रही है। जननी सुरक्षा योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के ही स्थान पर शुरू की गई। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जन्मे जीवित शिशु के प्रसव के समय दिया जाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसका प्रारंभ कब किया गया? 1 जून 2011 को। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2011 को हुई। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन एवं निःशुल्क इलाज की सेवा गारंटी प्रदान करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम। एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। तो योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 1952 में है। बहुत पहले से योजना चल रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1952 में। योजना का उद्देश्य जन्म दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना। विशेष बिंदु, यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंच गया है। आशा, आशा का फुल फॉर्म एक बार आप देख सकते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। देख सकते हैं आशा, ए यानी एक्रेडिटेड, एस यानी सोशल, एच यानी हेल्थ, ए यानी एक्टिविस्ट। आशा हेल्थ वर्कर। आशा वस्तुतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्यकर्ता को कहा जाता है। एनआरएचएम के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह कार्यकर्ता उसी गांव की एक महिला होनी चाहिए। तो कार्यकर्ता जो है उसी गांव की महिला होनी चाहिए। आशा समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर प्रयोग एवं पहुँच को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक अभियान, पोषण अभियान जो है सही पोषण देश रोशन। योजना की शुरुआत जो होती है 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा स्थान राजस्थान के झुंझुनू शहर में, इम्पोर्टेंट है। तो 8 मार्च 2018 को जो है पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू शहर में, कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू शहर में। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। योजना का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना। इस योजना के तहत अल्प पोषण, अनीमिया, ठिगनेपन एवं जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3%, 2% और 2% प्रति वर्ष कम करना है। यानी अल्प पोषण को 2%, एनीमिया को 3%, ठिगनेपन को 2% एवं जन्म के समय कम वजन को 2% प्रति वर्ष कम करना है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा जारी। तो राष्ट्रीय पोषण रणनीति जो है 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय पोषण रणनीति वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के विजन के साथ बनाई गई। तो राष्ट्रीय पोषण रणनीति जो है वर्ष 2022 तक पोषण मुक्त भारत के विजन के साथ बनाई गई थी। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? एक व्यापक सलाहकारी प्रक्रिया के माध्यम से पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस रणनीति के तहत एक प्रभावी रोड मैप तैयार किया गया है। ये सभी तत्व भारत में अल्प पोषण की गिनती दर को तीव्रता प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस रणनीति के अंतर्गत एक ढांचे की परिकल्पना की गई है जिसमें पोषण के निम्नलिखित 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है: स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल और सफाई तथा आय एवं आजीविका। 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल और सफाई तथा आय एवं आजीविका। ये 4 जो है महत्वपूर्ण तत्व हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 मरीज केंद्रित गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्थिति और उपचार के बारे में जानकारी रोगियों तक पहुंचने का अधिकार, विवादों और शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए आधिकारिक मेडिकल ट्रिब्यूनल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानक संस्थान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठानों के ग्रेडिंग और मानक उपचार दिशा निर्देशों का सक्रिय प्रचार। प्रतिपादन वर्ष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात हो रही है, तो प्रतिपादन वर्ष जो है 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को प्रतिपादित किया गया। योजना का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य भारत में सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लक्ष्य को साकार करना है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2017 तक कालाजार, लिम्फेटिक फिलोरिएसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा तथा 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ वर्ष 2018 में। योजना का उद्देश्य, यह योजना देश के गरीब परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके तहत 2 योजनाएं क्रियान्वित हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके आयुष्मान योजना के तहत 2 योजनाएं हैं। पहला हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। योजना का प्रारंभ जो है 23 सितंबर 2018 रांची, झारखंड से। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ जो होता है 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। उद्देश्य, इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों, 50 करोड़ लोग को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ये हो गया मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष देखते हैं। तो योजना का प्रारंभ जो होता है 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की बात हो रही है। योजना का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। विशेष बिंदु, इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 टीके यानी 7 वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाव की प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सुशासन दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर की गई थी। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो होते हैं, इसके तहत 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध मुफ्त टीके की व्यवस्था 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 1985 में प्रारंभ किया गया। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो 12 टीके कौन कौन से हैं? खसरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पोलियो हो गया, टिटनेस हो गया, पर्टुसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, रोटावायरस हो गया और रुबेला हो गया। ये 12 टीके लगते हैं। स्त्री स्वाभिमान पहल सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान पहल शुरू की गई। योजना का प्रारंभ जो है 27 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा। योजना का उद्देश्य CSCs द्वारा महिलाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। विशेष बिंदु, सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। ये स्त्री स्वाभिमान पहल के तहत सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। देश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं शामिल। नैपकिन बनाने के लिए रोजगार भी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। योजना का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 को। योजना का उद्देश्य, इसमें से कुछ गायब हो गया है, ये दूसरी योजना इसी बीच में आ गई है। स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस और तरल अवशिष्ट के प्रबंधन की प्रणाली सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए की गई है। तो स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है 2 अक्टूबर 2014 को। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई है जो कि 2 अक्टूबर 2014 से चालू है। इसका प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रणाली सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए की गई है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश में खुले में शौच से मुक्त करना, ये स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। योजना का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का जो है लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना। विशेष बिंदु, योजना के तहत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक की आयु के कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक की आयु के कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त जो है 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 है। उद्देश्य जो है कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में उसके परिवार या स्वयं उसे सामाजिक सुरक्षा हेतु सहायता राशि प्रदान करना है। विशेष बिंदु, इस योजना के अंतर्गत किसान को अलग अलग प्रकार से होने वाली दुर्घटना के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान की आयु पात्रता 18 से 70 वर्ष है। योजना के अंतर्गत धनराशि का विवरण, तो 18 वर्ष से 70 वर्ष की किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता, 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि, दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता, एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता, एक आंख अथवा एक पैर की क्षति होने पर 50% वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। अब मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। तो प्रदेश के 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। यह योजना जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों, तो ये जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों, कौन कौन से जिले हैं? 8, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अतिरिक्त कुपोषण की समस्या से जूझ रहे सीतापुर व गोंडा में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई। तो इन जिलों में ये चलाई गई। अगला है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ जो है 13 अप्रैल 2017 को किया गया। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ जो है 13 अप्रैल 2017 को किया गया। योजना का लक्ष्य जो है राज्य के प्रत्येक जिले को अग्रिम चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करना। तो राज्य के प्रत्येक जिले को अग्रिम चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। विशेष बिंदु क्या है इसमें? इस सेवा को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सेंटर लखनऊ में स्थापित है। तो आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो है सेंटर जो है लखनऊ में स्थापित है। इसका आपातकालीन सहायता फ़ोन नंबर जो है 108 है। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 2021 में किया गया। विशेष बिंदु जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने अथवा नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु व्यय का 25% अधिकतम 10 करोड़ की वित्तीय सहायता पूंजी उत्पादन कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो इसकी योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2021 में की गई थी कोविड के बाद। इसका विशेष बिंदु देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने अथवा नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु व्यय का 25% अधिकतम 10 करोड़ तक जो है वित्तीय सहायता पूंजी उत्पादन कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। नीति की स्वीकृति जो है 15 मई 2021 को। नीति का उद्देश्य ऑक्सीजन उत्पादन के अवसर को बढ़ावा कर देते हुए उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष बिंदु, इस नीति को 16 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए लागू किया गया है। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। अब भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। ये 2 पार्ट में पूरा आएगा, तो आधा लगभग हम लोग कर लिए हैं। तो ये दूसरा पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, एक दिन में आ जाएगा वो वीडियो। ये पहले ये देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा इसका। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, उसको हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव और क्या कहते हैं
उसका थियरी वो एक ही चैप्टर में हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो दोनों एक ही में हो जाएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल की क्लास भी आप लोग देखा करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आपका बीपीओ में यूपी स्पेशल से आएगा, उसका जो है हम लोग करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन भी कराते हैं, जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, पूरा जो है यूपी स्पेशल उसी से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आप जुड़ जाइए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद।